मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए मुहिम भी हमने शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का खतरा थोड़ा कम है, लेकिन कम का मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरीके से टल गया है। तीसरी लहर का खतरा सामने है और खतरे से अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मास्क जरूर पहने। अब बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक में अवैध धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे थे। वहीं सिख लड़कियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सिख समुदाय लगातार प्रदर्शन कर लड़कियों की वापसी की मांग कर रहा है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए कुछ कोड वर्ड भी तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं, जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना बाकी है। इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह बात बताई कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब पहला कोड वर्ड क्या है? पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोड वर्ड है मुत्तकी। इस शब्द का मतलब एटीएस को पूछताछ में यह पता चला कि हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों के बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोड वर्ड है सलात। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता उसको ये जिम्मेदारी दी जाती कि ये शब्द वो बार बार बोले, जिससे आम बोलचाल में इसे बोला जा सके। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड, और इसी नाम के कोड से बातचीत किया जाता था। इस वजह से किसी को शक तक नहीं हो रहा था। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था तो उसको ये कहते थे। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि। ये कोड वर्ड धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था और एक आईडी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था, इसको बनाया गया था। सातवां कोड वर्ड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया, जिसकी जांच अभी की जा रही है। सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे, कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें कैसा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है।
अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, ये कोडवर्ड की जो चीजें अब सामने आ रही हैं, उसके तार कहां कहां अब जुड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इसमें बातचीत होती थी और इसका दरअसल मतलब क्या था? ये जो लेन देन पैसों का होता था, क्या वो भी इसी कोडवर्ड ही लैंग्वेज में होता था? देखिए, बिल्कुल जो लेन देन होता था उसका कोडवर्ड था रहमत। यानी रहमत अगर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, फोन पे किया या वीडियो कॉल के जरिए किया, व्हाट्सएप कॉल पे किया, तो रहमत का मतलब है कि उन्हें पैसा मिल रहा है देश से भी और विदेशी फंड से भी। कुछ सरकार के एसीएस होम कह रहे हैं कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का हवाला का पैसा तो इनके पास आ चुका है। 4 विदेशी खाते कतर से लेके जो पाकिस्तान के, वो इनको मिल चुके हैं। इसके अलावा सलात, नमाज पढ़ के आपको कट्टर कैसे बनाया जाए, मुतक्की कैसे आप जो चीजों का है उसको आगे बढ़ाए, बैक टू रिवर्ट इस्लाम, कौम का कलंक जिसे अभी डिकोड नहीं किया जा चुका, क्योंकि एटीएस को जो अभी तक जांच में मिला है अर्पिता की, कौम का कलंक कोई बड़ा कोडवर्ड है। क्या ये वही कोडवर्ड है जिसके जरिए जो आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है या आतंकी संगठन जो जैसे मोहम्मद है, वो इस कोड के जरिए उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे। 60 से 70 लोग उमर गौतम के जो नजदीकी हैं, उन्हीं की गिरफ्तारी के लिए यूपी के 32 जिलों में छापेमारी की जा रही है। 27 पुलिस अधीक्षकों को सीधे गृह विभाग की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और खुद मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की बैठक की है। अजीत, अभी तक कितने लोगों से पूछताछ इस मामले में हो चुकी है? किस तरीके की कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं? और टोटल अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो कितनी गिरफ्तारी अभी आज की डेट में हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगभग 150 से 170 लोगों से पूछताछ जारी है आज की तारीख में। कुछ लोगों से एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ किया जा रहा है। जो 60 से 65 एनजीओ और धार्मिक संगठन जो एटीएस के रडार पर थे, जहां जहां उमर गौतम आया था या वो कहीं जैसे लखनऊ का जो अल हसन था वहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट था, उनके जो संस्थापक हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो नोएडा की सोसाइटी थी जहां मूक बधिर बच्चों का मामला आया था, वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो एंगल बिहार का था उस पर भी पूछताछ की जा रही है। तो सारे एंगल, कानपुर को लेकर थोड़ा ज्यादा गंभीर है यूपी सरकार, और मुख्यमंत्री ने भी कल कहा था कि इसको हम ज्यादा गंभीरता से लेंगे क्योंकि कई सारे ऐसे कानपुर के मामले जो आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले। तो लगातार 150 से 170 लोगों से पूछताछ जारी है। 32 जिलों में छापेमारी की जा रही है। देश के 24 राज्यों के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां से हवाला के जरिए पैसा आ सकता है, जो आतंकी जो टेरर जो एंगल है उसको लेकर जांच एजेंसियां काम कर रहे हैं। और खुद सीएम ने कल और आज सुबह भी उन्होंने एसीएस होम से और डीजीपी से बात की थी कि क्या इसके जो रिपोर्ट है क्या कहां तक पहुंची है, किस तरह से हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी जांच एजेंसियों को जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है उनसे मुख्यमंत्री ने बात की और ये भी कहा है कि जो केंद्र की एजेंसियां, वो ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का जांच कर रही है, इसके अलावा जो एनआईए है उसको भी जांच की जो बातें हैं, जो वीडियोज मिले हैं, साहित्य मिले हैं, दस्तावेज जो आपत्तिजनक मिले हैं, उनको शेयर किया गया है। ठीक रहिए जरा आप साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई। अवैध धर्मांतरण को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात बड़ी बैठक की। सीएम योगी ने एटीएस एसटीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में सीएम ने जांच एजेंसियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अजीत, मुख्यमंत्री भी पूरी तरीके से एक्शन में, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। जो उनकी खुफिया एजेंसी है एलआई, उनसे भी बात की कि इंटेलिजेंस से भी बात की कि इससे जितने भी जुड़े मामले हैं उन पर आप सख्ती से कार्रवाई करें। देश के जिस हिस्से में भी आपको जाना है छापेमारी करिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो केंद्रीय जो जांच एजेंसियां उनसे सहयोग लीजिए, केंद्र से सहयोग लीजिए, सरकार उनके साथ खड़ी है। इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया जाए और सख्ती की जाए। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए, उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। कानपुर के मसले पे भी उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं जो भी इस जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला, 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसी साजिशें आगे ना हो, इसको लेकर एटीएस एसटीएफ ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और केंद्रीय एजेंसियों से भी अपनी जांच की बातें साझा कर रहे हैं। और खुद एसीएस होम ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियां जो इनको सलाह दे रही हैं, ये जो इनके पास आ रहा है उनसे राय मशवरा कर रहे हैं। तो बड़ा नेक्सस है, लिहाजा इसको खुलासा करने के लिए जो दिशा है उस दिशा में आगे बढ़े। यही बात मुख्यमंत्री ने कही है कि जो भी करना है करिए और इस पूरे नेक्सस का खुलासा करिए कि इसके पीछे असली चेहरा कौन है। क्योंकि अभी जो कौम का कलंक, जो एक कोड है जिसको डिकोड नहीं कर पाई एटीएस, वो एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर इसके पीछे क्या वो आतंकी संगठन है या फिर जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है वो इस कोड के पीछे, या फिर जो हवाला है वो है। रही जरा आप साथ। यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश धर्मांतरण मामले में लगातार एक्शन में है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने
दिल्ली और हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिमांड पर चल रहे उमर, गौतम और जहांगीर कासिम से पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए जो लोग हैं उनमें राहुल भोला, इरफान शेख और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल शामिल हैं। एटीएस इनकी संदिग्ध भूमिका की जांच कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा है कि धर्मांतरण कराने के लिए ये लोग पैसे का लालच देते थे, जिसकी फंडिंग विदेशों से होती थी और इनके पास हवाला के जरिए पैसे आ रहे थे। प्रशांत ने दावा किया कि अभी तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में धर्मांतरण कराने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए आ चुके हैं। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1 करोड़ 82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने जिस इरफान शेख को गिरफ्तार किया वो मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला है और दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटर के तौर पर काम करता था, जिसकी वजह से उसका मूक बधिर लोगों में अच्छी पकड़ है। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, ये जो और गिरफ्तारियां हुई हैं, एक के संदर्भ में तो कुछ खुलासे हुए हैं, बाकी 2 के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो तीनों की गिरफ्तारी हुई उसमें जो मुन्नू यादव है, भोला है, वो मूक बधिर बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। बाकी जो इरफान पकड़ा गया है जो महाराष्ट्र का है, वो जो दिल्ली की जो वो है अथॉरिटी उसमें था और वहां से मूक बधिर बच्चों का इंटरेस्ट था, वो उसलिए सफल हो जाता था। ये तीनों मिलकर इस गिरोह को चलाते थे और रिपोर्ट करते थे उमर गौतम को या फिर जहांगीर कासमी के माध्यम से इन बातों को आगे पहुंचाया जाता था। तो तीनों के पास से काफी जो सबूत मिले हैं, जो मोबाइल्स मिले हैं, जो उनके मोबाइल्स में वीडियो मिले हैं, उनकी गिरफ्तारी, एक की गिरफ्तारी कानपुर से की गई है। तो ये जांच इसीलिए आगे बढ़ाई जा रही है कि क्या ये बड़ा नेक्सस है और किस तरह से ये तीनों लोग पहले मूक बधिर बच्चों को उनको बहलाते फुफलाते थे। ये भी बात सामने आई कि जो छोटे बच्चे होते थे उनको चॉकलेट दे दिया जाता था, जो वीडियो दिया जाता था, वीडियो गेम खेलने के लिए उनको छोटे छोटे खिलौने दे दिए जाते थे। तो इन सब का जांच किया जा रहा, क्या इन्हें कहीं आतंकी संगठन के लिए तैयार तो नहीं किया जा रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 70 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी यूपी एटीएस को, अभी सिर्फ 5 गिरफ्तारियां हुई हैं अर्पिता, अभी गिरफ्तारियां बाकी हैं। यही बात एसीएस होम भी कह रहे थे कि अभी हम खुलासे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इंटरनेशनल नेक्सस है, लिहाजा ये हमें सावधानी से काम करना होगा। इसलिए हमारी एजेंसियों को लगाया गया। 300 से अधिक एटीएस के अधिकारी और अब जो पुलिसकर्मी है वो लगाए गए, एफटीएफ को लगाया गया और यूपी पुलिस 27 जिले के कप्तानों को व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन करके कहा गया। इसीलिए इन सब की तलाश की जा रही है क्योंकि अभी इस नेक्सस की परतें खुलनी बाकी है। अभी तो विदेशी फंड आया है, कतर, रियाज और अजीत, जरा यहाँ ये भी बताइएगा कि जो अभी जांच हो रही है, क्योंकि 3 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, मोबाइल जब्त हुए होंगे, तो क्या यहाँ पर भी विदेशी फंडिंग की खबर आ रही है? कुछ ऐसे लिंक, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल एटीएस को कई सारे सबूत हाथ लगे क्योंकि उमर गौतम के ही लिंक से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इरफान हो, चाहे भोला हो, मुन्नू यादव हो, इन सब की गिरफ्तारी उसी उमर गौतम के नेक्सस के तहत हुई है क्योंकि ये लोग सीधे उमर गौतम को रिपोर्ट करते थे। अभी 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जो ट्रांजैक्शन हुआ है विदेशों से अलग अलग खातों में, वो मामला सामने आया क्योंकि ये वो लोग थे जो लोगों को धर्मांतरण के लिए फंसाते थे, बहलाते थे या दबाव बनाते थे और फिर जहांगीर के पास ले जाते थे और यहां से ये उमर गौतम के पास जाते थे और फिर इस्लामिक
प्राथमिक दावा सेंटर इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता था, डॉक्यूमेंट तैयार करता था। तो इसीलिए बड़ी खुलासे जो जांच एजेंसी है एटीएस और एफटीएफ को, उनके पास से बहुत कुछ ऐसा बरामद हुआ जो शक की सुई को और बड़ा करता है उमर गौतम और जहांगीर के नेक्सस को लेकर। इसीलिए 24 राज्यों में लगातार यूपी एटीएस केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करके छापेमारी कर रही है। अर्पिता, ठीक है अजित, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर एक और आ रही है पंजाब से, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है और केजरीवाल इसमें एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल के दौरे से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक विवाद भी शुरू हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी हुई। केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे होनी है। इसके बाद दोपहर 3 बजे उनका पार्टी के विधायकों और दूसरे नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है। केजरीवाल आज ही दिल्ली भी लौट आएंगे। इस विवाद पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने क्या कहा, जरा सुनिए। कैप्टन अमरिंदर साहब पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री इतना डर रहे हैं, इतनी घबराहट उनके अंदर है आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल का खौफ इतना है, जिसके चलते उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू था उसकी परमिशन कैंसिल करा दी। सीधा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, पंजाब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं करने दी जाए। पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब इतना बड़ा ऐलान करेंगे कि कैप्टन साहब को भी और कैप्टन साहब की पूरी पार्टी को भी 440 वोल्ट का करंट लगेगा। आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह के मुताबिक केजरीवाल बिजली पर आज कोई बड़ा ऐलान करने वाले। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में बिजली से जुड़े मामले पर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐलान करना था। पंजाब सरकार की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की घबराहट आप इससे देख सकते हैं कि वो वेन्यू जहाँ पर इस घोषणा का ऐलान करना था, उस वेन्यू में इजाज़त कैंसिल कर दी गई, परमिशन नहीं दी गई। पर कैप्टन साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होकर ही रहेगी और पंजाब में जो आतंक बिजली के बिलों का कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार, आपसे पहले अकाली की सरकार ने बचा रखा था, उसको तो हम खत्म करके रहेंगे। पंकज कपाही हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, आज कौन सा बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं जब वो पंजाब पहुंचे? देखिए, थोड़ी देर में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं और भगवंत मान और तमाम विधायक जो हैं उनको लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस समय हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। प्रेस क्लब के बाहर इस तरह के झंडे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नाम पर लगे हुए हैं। और आज आम आदमी पार्टी बिजली को लेकर बड़ा ऐलान करेगी कि अगर 2022 में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई तो 200 यूनिट तक बिजली जो है वो दिल्ली मॉडल के आधार पर जो है वो पंजाब के लोगों को दी जाएगी। और जो पावर एग्रीमेंट है जिसमें ये कहा जाता है कि पंजाब में बिजली दिल्ली के मुकाबले महंगी दी जाती है, पंजाब में बिजली सस्ती की जाएगी, ये आम आदमी पार्टी दावा करेगी। महिलाओं के लिए कई सारी सौगात जो है वो अरविंद केजरीवाल ऐलान कर सकते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी थी तो वहाँ पर कई सारे सौगातें, चाहे महिलाओं को बसेस में किराया हो, वो पंजाब में भी कर दिया गया। और ऐसी कई सारी सौगातें जो हैं वो दिल्ली के बाद अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी कई सारे ऐलान करेगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहे हैं। चंडीगढ़ आकर आने से पहले, एक दिन पहले ही जो है कई सारे विवाद उनके साथ जुड़ गए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि चंडीगढ़ के पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद वेन्यू चेंज किया गया और अब चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में जो है वो वेन्यू रखा गया है और भगवंत मान में तमाम लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है आज कई सारे ऐलान करेंगे। 2022 का बिगुल बज चुका है, हालांकि चुनाव में अभी 9 महीने एक बात बचे ये भी हैं। बताइएगा, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कोई चेहरा नहीं रख पाई पंजाब के लिए, उससे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज जब अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री पद के लिए होगा? क्या इस बात की घोषणा भी अरविंद केजरीवाल करके जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सीएम चेहरा है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी ताकत पंजाब में आम आदमी पार्टी की है और सबसे बड़ी कमजोरी भी भगवंत मान ही है। और इसीलिए भगवंत मान पर आम आदमी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल
15 दिन पहले जब अमृतसर आए तो उन्होंने कहा कि सिख चेहरा होगा, लेकिन सिख चेहरा होगा कौन सा? क्या दलित सिख चेहरा होगा जिसमें हरपाल सिंह चीमा जो इस समय विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान किया जाएगा? उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा ना तो पार्टी में है ना ही लोगों में मास लीडर हैं। भगवंत मान मास लीडर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी कई सारी कमजोरियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जानते हैं, और इसीलिए भगवंत मान का नाम पिछली बार भी ऐलान नहीं किया और इस बार भी ऐलान नहीं किया। पिछली 2017 में एच.एस. फुल्का एक बड़ा चेहरे थे, वो आम आदमी पार्टी से दूर हो गए। सुखपाल खैरा बड़ा चेहरा थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। गुरप्रीत घुग्गी बड़ा चेहरा थे, वो आम आदमी पार्टी छोड़ गए। तो इस बार आम आदमी पार्टी 2017 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी 2017 के मुकाबले फूक फूक पर कदम रख रही है, और इसीलिए पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब से सीएम चेहरा होगा, सिख चेहरा होगा, लेकिन होगा कौन सा ये अभी तक आम आदमी पार्टी ने पत्ते जो है वो नहीं खोले हैं। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, एक तरफ तो जहां आम आदमी पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि ये बिल्कुल गलत है और केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं रोका गया। कुछ दिन पहले तो केजरीवाल अमृतसर में राजनीतिक रैली करके गए हैं, तो अब हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों रोकेंगे? हम केजरीवाल के लिए लंच इंतजाम करने को भी तैयार हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे देखिए करनी है और 3 बजे उनको पंजाब के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे। और आज जब अरविंद केजरीवाल पंजाब के 1 दिन के दौरे पर हैं, तो ऐसे में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, और सबसे बड़ा ऐलान बिजली को लेकर हो सकता है कि अगर पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो बिजली माफ हो सकती है दिल्ली मॉडल पर। तो इसको लेकर देखिए अरविंद केजरीवाल 1 दिन के दौरे पर हैं पंजाब के, और वो पंजाब इस वक्त पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, और फिलहाल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उस पर भी नजर रहेगी, और 3 बजे मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। क्या मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी आज अरविंद केजरीवाल कर देंगे? ये भी देखना होगा। वहीं पंजाब के सीएम के मीडिया सलाहकार के ट्वीट पर भी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। पंकज, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं चंडीगढ़, किस तरीके के आगे के कार्यक्रम रहने वाले हैं अभी? क्योंकि 1 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले कोई और कार्यक्रम? देखिए, मोहाली चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 45 मिनट का रास्ता जो है वो प्रेस क्लब का है, और 45 मिनट में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर जहाँ पर बिजली का एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, उसके साथ साथ अन्य मुद्दे, क्योंकि एक सर्वे आया, सर्वे में ये बताया गया कि पूरे देश में सबसे बेहतर एजुकेशन का जो स्तर है वो पंजाब का है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि पंजाब नहीं बल्कि दिल्ली में जो है स्कूल की सुविधाएं सबसे बेहतर हैं, सरकारी स्कूलों की हालत सबसे बेहतर है। तो ऐसे में जहां पर बिजली की बात अरविंद केजरीवाल करेंगे, वहीं जो नया सर्वे आया जिसमें कहा गया कि पूरे देश में सबसे बेहतर जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन है वो पंजाब की है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी कैप्टन सरकार पर निशाना साधेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चैलेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा था कि हरियाणा गए तो वहाँ पर कहा कि खट्टर साहब आप अपने 5 स्कूल बताइए और हम आपके 5 स्कूल देखने आएंगे। तो ऐसे में इस तरह का माहौल स्कूलों को लेकर किया जा सकता है, स्वास्थ्य को लेकर किया जा सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है। दिल्ली मॉडल 3-4 बातों पर है, एक स्वास्थ्य पर, दूसरा एजुकेशन पर, तीसरा बिजली पर। तो ये 3-4 मुद्दों को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2 और बड़े मुद्दे हैं, एक बेअदबी का मुद्दा। बेअदबी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है। 2017 में अकाली दल की सरकार बेअदबी के मुद्दे की वजह से गई थी, और 2022 में भी कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर ये मुद्दा अगले कुछ दिनों में हल नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार भी जा सकती है। दूसरा मुद्दा है ड्रग्स को लेकर आम आदमी पार्टी 2017 में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही थी। हालांकि बाद में विक्रम सिंह मजीठिया से अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन ऐसे में ड्रग्स का मुद्दा एक बार फिर आम आदमी पार्टी उठा सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट माफिया, ये कहा जाता है कि अकाली दल की बसें आज भी उसी तरह से चलती हैं जिस तरह से अकाली सरकार में चलती थी प्राइवेट बसें। तो ये मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद विधायकों से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है
कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो नुकसान इस बार भी हो सकता है, और अगर ऐलान करेगी तो भगवंत मान के अलावा कोई और चेहरा करते हैं तो भगवंत मान भी जो है वो आम आदमी पार्टी की खिलाफत कर सकते हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी कभी भी पत्ते जो है वो खोलते हुए मुख्यमंत्री नजर चेहरे नहीं की जो आती आप है। बात कर रहे हैं, भगवंत नाम के अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, जो रेस में हैं इस वक्त, और अगर आज ऐलान हो सकता है तो उन्हीं कोई चेहरों में से एक होगा वो चेहरा? देखिए, अगर 2017 की बात की जाए तो 4-5 बड़े चेहरे थे जिस पर पूरा पंजाब विश्वास करता था, मास लीडर थे। लेकिन 2022 में सिर्फ भगवंत मान बचे हैं जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पंजाब में सबसे ज़्यादा बात भगवंत मान की होती है। उसके अलावा हरपाल सिंह चीमा है, विरोधी दल के नेता हैं, दलित चेहरा हैं। इसके अलावा अमन अरोड़ा हैं, हिंदू चेहरा हैं, लेकिन अमन अरोड़ा को लेकर पार्टी की एक राय नहीं बनती। कई बार चर्चाएं चलती हैं कि वो कांग्रेस में चले जाएंगे। महिला चेहरा की बात की जाए, बलजिंदर कौर हैं, सरबजीत कौर मानूके हैं। तो ये कुछ चेहरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर मास लीडर की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास भगवंत मान बचते हैं। भगवंत मान की शराब को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल खफा रहते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब 2019 में चंडीगढ़ आए थे तो उस समय भगवंत मान ने कसम खाई थी कि वो शराब जो है वो आज के बाद कभी नहीं पिएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल में नाराज़गी रहती है, और इसीलिए भगवंत मान मास लीडर ज़रूर हैं, भगवंत मान पर विश्वास ज़रूर किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर इसीलिए अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जो है पत्ते भगवंत मान पर खोले नहीं हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अब से 1 घंटे बाद उस पर भी हमारी नजर रहेगी। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, उसका रुख कर लेते हैं। वहां की सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हवाला केस का नाम लेते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला। ममता ने उन्हें भ्रष्ट करार देते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर केंद्र सरकार ऐसे राज्यपाल को कैसे मंजूरी दे देती है। ममता बनर्जी ने कहा कि 1996 में हवाला केस में राज्यपाल का नाम सामने आया था और इस केस की चार्जशीट में उनका नाम शामिल भी था। He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? हावला जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। ममता बनर्जी के आरोपों का राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी जवाब दिया। राज्यपाल ने इसे सनसनी फैलाने वाला बयान करार दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी चार्जशीट पे उनका नाम शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप गलत हैं और उनका किसी हवाला से कोई संबंध नहीं। Governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. I did not expect this from a seasoned politician. तो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। आशिका सिंह कोलकाता से हमारे साथ है, यतेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका का रुख कर लेते हैं। और आशिका, ये जो टकराव है जब से शुरू हुआ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और अब तो ममता बनर्जी ने आरोप पे आरोप लगा दिए राज्यपाल पर। जब से जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल बनकर के यहाँ पर पश्चिम बंगाल का प्रभार संभाला है, तब से ये लड़ाई शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं, चाहे राज्यपाल कहीं जाएं, चाहे राजनीतिक हिंसा हो, कोई भी कदम ऐसा राज्यपाल का नहीं होता जिसको लेकर के राजनीति ना हो। और पिता साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि 1 हफ्ते के लिए राज्यपाल उत्तर बंगाल गए, जिस पर भी सवाल ममता सरकार की तरफ से उठा दिया गया। आरोप ये लगाया गया ममता बनर्जी की तरफ से कि बंगाल को तोड़ने की साजिश के तहत वो उत्तर बंगाल गए थे और बीजेपी के उन्हीं नेताओं से मुलाकात की जो बंगाल के विभाजन की बात कर रहे थे। उत्तर बंगाल को विशेष तौर पे हाल में बीजेपी के 2 सांसदों ने ये कहा था कि एक अलग राज्य होना चाहिए, जिसके बाद राजनीति गरमाई थी। और अब करप्शन का जो आरोप, बहुत ही बड़ा आरोप राज्यपाल के ऊपर ममता बनर्जी ने लगाया है। ट्विटर पर भी जो टीएमसी के नेता हैं उन्होंने ट्वीट्स की बौछार कर दी है राज्यपाल को लेकर के। और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक लंबा चौड़ा बयान राज्यपाल की तरफ से भी आता है। ठीक है, उसी पर सवाल यतेंद्र से ले लेते हैं। यतेंद्र, राज्यपाल ने बाकायदा ये बात कही कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई चार्जशीट है ही नहीं।
देखिए बिल्कुल, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगातार सियासी तल्खी बढ़ती जा रही है और जो ममता बनर्जी ने जो निशाना पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ पर साधा था उसके पलटवार उन्होंने करते हुए कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, जिस भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने 1996 के जो हवाला स्कैम के लगाए हैं, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और जो आरोप मिथ्या आरोप लगाए गए यानी कि साफ तौर पर खंडन किया। इसी तरह से पहले भी एक बार टीएमसी सांसद की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को पश्चिम बंगाल के राजभवन में जगह दी है, उनको नौकरियां दी हैं और बंगाल के लोगों को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उसका भी खंडन पश्चिम बंगाल के गवर्नर की तरफ से किया गया था कि उनके रिश्तेदार या उनकी फैमिली में से कोई भी व्यक्ति राजभवन में जॉब नहीं करता, कोई भी उनके साथ नहीं है। यानी कि जो सियासी तल्खी जो लगातार देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वही यही है कि कोई भी रीजन होता है, कहीं भी पश्चिम बंगाल गवर्नर जाते हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधा अटैक उन पर करती हैं और इस बार तो उनकी राजनीति को लेकर नहीं, सीधा व्यक्तिगत तौर पर भी उनको अटैक पश्चिम बंगाल गवर्नर पर किया गया। उनको भ्रष्ट व्यक्ति बताया, स्कैम जो हवाला स्कैम है उससे जोड़ते हुए उन्होंने इस पर निशाना साधा। हालांकि राज्यपाल ने एक बार फिर से सारे जो आरोप उन पर लगाए गए थे उनका खंडन किया है और साथ ही एक दावा भी किया है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कोई भी चार्जशीट दिखाएं जिसमें उनका नाम है। जी आशिका, ममता बनर्जी का स्टैंड आगे क्या होगा, क्योंकि आप राज्यपाल के बारे में बात कर रही हैं, आप उन्हें भ्रष्ट कह रही हैं, तो क्या कोई सबूत भी ममता बनर्जी रखेंगी? क्योंकि राज्यपाल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप रखिए वो चार्जशीट जिसमें मेरा नाम है। देखिए, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि जितने दिन वो राज्यपाल रहेंगे मैं जो भी कर्टसी है उसको निभाती रहूंगी, उनसे बात करूंगी, मुलाकात करूंगी, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि ऐसे राज्यपाल, ऐसे डिक्टेटर राज्यपाल कभी नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि अधिकारियों को फ़ोन करके डराते धमकाते हैं, ये कहते हैं कि यू आर अंडर स्कैनर। तो आरोप के ऊपर आरोप, ये जो है जब तक जगदीप धनखड़ यहाँ पर रहेंगे न तो ममता बनर्जी उनके प्रति नरम रवैया रखने वाली हैं, ना ही जगदीप धनखड़ कुछ जो राज्य सरकार के प्रति तल्खी रहती है वो बाज आएंगे। तो साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं अर्पिता कि ट्विटर पर महुआ मोइत्रा ने कुछ कागजात शेयर किए हैं जहां पर ये आरोप लगाया है कि जगदीप धनखड़ राज्यपाल का नाम जो है शामिल है। इस बीच जो ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो लगातार ये हैं कि राजनीति करते हैं राज्यपाल और बीजेपी की तरफ से होकर के और सारे काम करते हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर ममता बनर्जी के आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, जरा सुनिए। ममता बनर्जी की टारगेट है, मुझे लग रहा है कि वो कोशिश कर रही है कि भारत के संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रतिष्ठित हर प्रतिष्ठान को, गरिमा को, हर पद की गरिमा को नष्ट करना, जिससे एक ऐसा सिचुएशन तैयार हो जो एक कैओस बोलते हैं, उस कैओस हो जाए पूरी बंगाल में और उसके साथ देश में। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी ने ठीक किया है। यतेंद्र, ममता बनर्जी जब उन्होंने आरोप लगाए तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे, जहां एक तरफ उन्होंने निशाने पर राज्यपाल को लिया, वहीं दूसरी तरफ केंद्र पर सीधा निशाना साधा कि आखिरकार केंद्र ऐसे राज्यपाल को कैसे मंजूरी दे सकता है। देखिए बिल्कुल, लेकिन केवल इसको बीजेपी या पश्चिम बंगाल से ही जोड़कर, जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर है उससे ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें ममता बनर्जी का सीधा मैसेज है कि अगर वो लड़ सकती हैं बीजेपी से, उनकी सरकार से, उनके राज्यपालों से, तो वो केवल ममता बनर्जी है। यानी कि आगे लड़ाई का जो मैसेज है वो आगे तक का, यानी कि दिल्ली की कुर्सी तक का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और शायद यही कारण है कि इस बार ममता बनर्जी एक कदम और आगे बढ़ गई और पश्चिम बंगाल के चरित्र पर, या कह सकते हो उन पर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और साफ तौर पर केवल आरोप नहीं लगाया, उन्होंने केंद्र सरकार को तीन बार पत्र लिखकर भी उनको हटाने की बात कही है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर राजनीति कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के हित में नहीं है, ऐसे में उनको हटाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को वापस बुलाए भारत सरकार। यानी कि साफ तौर पर मैसेज यही है कि बीजेपी के साथ और उनके राज्यपालों के साथ अगर कोई फाइट कर सकता है तो वो टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यानी कि एक मैसेज पूरे अपोजिशन को और देश को ये देने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी सरकार को कोई चुनौती दे सकता है तो ममता बनर्जी। और शायद यही कारण है कि बड़े तल्ख अंदाज में, बड़े सीधे कह सकते हैं, सीधा टारगेट करती हुई नजर यहाँ पर ममता बनर्जी आ रही हैं और बार बार जहाँ भी धनखड़ जाते हैं उनके हर दौरे पर सवाल उठाती हैं। जहाँ भी धनखड़ अगर किसी बात को लेकर शिकायत करते हैं तो सीधा उन्हीं के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आती हैं। जी आशिका, ये जो 3 बार चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी है केंद्र को और राज्यपाल को हटाने की बात कही है,
उसमें क्या एक ही मुद्दा रहा जो चिट्ठी में लिखा गया, या हर बार अलग अलग मुद्दों को लेकर चिट्ठी लिखी गई और ये कहा क्या ये रीजंस हैं और इसलिए राज्यपाल को हटाना चाहिए? देखिए, बार बार दलील यही दी गई है कि बीजेपी की तरफ से जो है वो एक्ट करते हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिसका आरोप लगाते हुए उनको हटाने की के लिए 3 बार चिट्ठी लिख चुकी है ममता बनर्जी। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल में ये पुराना इतिहास रहा है। जब लेफ्ट की सरकार थी, गोपाल कृष्ण गांधी गवर्नर हुआ करते थे तो वहाँ तलखी रही। उसके बाद केशरीनाथ त्रिपाठी जब थे ममता बनर्जी के साथ, उनकी भी तलखी रही। लेकिन अब जितनी तलखी है राज्यपाल, राजभवन और नबान्नो जो कि सचिवालय है उसके बीच में, ऐसा पहले कभी नहीं रहा है। हर रोज राज्यपाल की तरफ से ट्वीट्स, बयान आते हैं राज्य सरकार की भर्त्सना करते हुए, और पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर के खास तौर पर अर्पिता बहुत बार रगड़ चुके हैं, अधिकारियों से जवाब मांग चुके हैं, जिसकी खिलाफत हर बार ममता बनर्जी करती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि सीधे मेरे अधिकारियों को डिक्टेट करते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, जबकि उन्हें खुद जो है राज्य सरकार से ऑफिशियली बात करनी चाहिए। ठीक है आशिका, आप नजर बनाए रखिए, यतेंद्र आप भी नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही, जल्दी से उसका रुख। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अदालत ने सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को मजदूर रजिस्ट्रेशन वेबसाइट लॉन्च करने को भी कहा है। इस पोर्टल के जरिए मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा हो सके। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, अदालत ने सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया है। और साथ ही साथ केंद्र को यह कहा गया कि मजदूर रजिस्ट्रेशन वेबसाइट लॉन्च कीजिए ताकि इस पोर्टल पर जाकर मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके ताकि उन्हें सरकारी योजना का फायदा मिल सके। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतशाम, क्या आदेश दिया कोर्ट ने आज? देखिए, कोरोना की जो हालात बने थे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है, उसको लेकर कई याचिकाकर्ता इसमें जुड़े और सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। उसमें जो निष्कर्ष निकला है उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए हैं, जिसमें कम्युनिटी किचन यानी कि सामुदायिक रसोई बनाने से लेकर जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम है उन सब के बारे में भी कहा गया है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो एक है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना ये अब सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। इसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसाम और छत्तीसगढ़ ने अभी तक लागू नहीं किया है, तो उनको भी 31 जुलाई का डेडलाइन दिया गया है ताकि जो प्रवासी मजदूर चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो और वो कहीं के भी रहने वाले हो, उनका राशन कार्ड कहीं से भी बना हो, वो जहां इस वक्त रहते हैं उनको वहां से राशन मिल सकेगा। इसके लिए 31 जुलाई का डेडलाइन दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि एक वेबसाइट बनाए जिसमें मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करा पाए, जिससे कि सरकार के पास सभी आंकड़े हों कि वो मजदूर कहाँ का रहने वाला है, अभी कहाँ काम कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि उससे सरकारी जो योजनाएं हैं उसका उसे लाभ मिले। वो अब तक हो नहीं पाया है, तो अब कोर्ट ने 31 जुलाई का डेडलाइन दिया है कि केंद्र सरकार को ये वेबसाइट बनाना पड़ेगा, 31 जुलाई तक लॉन्च करना होगा और दिसंबर तक इस पे जितने भी मजदूर हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जी एहतशाम, असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य जिन्होंने अभी ये नहीं जारी किया है ये एक देश और एक राशन कार्ड योजना, तो क्या कोर्ट ने साफ तौर पर इन्हीं राज्यों के लिए कहा कि 31 जुलाई तक यहाँ पर भी ये योजना लागू हो जानी चाहिए? देखिए, कोर्ट का जनरल डायरेक्शन है कि सभी राज्यों को लागू करना होगा, लेकिन चूंकि बाकी सभी राज्य लागू कर चुके हैं, ये केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था और केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि ये सिर्फ 4 राज्य हैं जहां पे ये लागू नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो इन 4 राज्यों के लिए है कि इन्हें 31 जुलाई तक ये किसी भी हाल में ये योजना अपने राज्यों में लागू करना होगा। और एहतशाम, ये जो केंद्र और राज्य सरकार नियम के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार दें, क्या ऐसी बातें भी कही गई? और अगर स्कीम नहीं है तो स्कीम बनाई भी जाए बाकायदा मजदूरों के लिए?
बिल्कुल, बहुत सारे डायरेक्शंस इस जजमेंट में आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उसमें एक ये भी है कि जो आत्मनिर्भर भारत योजना है वो कहाँ लागू हो रहा है, कहाँ नहीं लागू हो रहा है, तो वो देखना होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो राशन की जरूरत है, सूखा राशन की जरूरत राज्यों को है, वो राज्य सरकार अपनी जरूरत केंद्र सरकार को बताएंगे और केंद्र सरकार इन सभी राज्यों को उतना राशन, जो सूखा राशन है, वो देगी ताकि उन मजदूरों को बांटा जा सके। साथ ही साथ जो रोजगार के अलग अलग नियम बनाए गए थे कि किस तरह से इन प्रवासी मजदूरों को मदद की जाएगी छोटे मोटे रोजगार देकर, तो उसको भी रिवाइव करने की बात कही गई है कि जब तक पेंडेमिक है तब तक ये होना चाहिए। जी शुक्रिया एहतशाम। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18।